Yes, so dear students, continuing from video lecture 1, moving forward, जो की कॉन्सेप्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में उसमें मोटिवेशन है कि व्हाट ड्राइव्स पीपल टू परफॉर्म। ठीक है, उसमें इंस्ट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। इंस्ट्रिंसिक जो है वो होता है पैशन फॉर कोडिंग है, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। एग्जांपल, a developer may stay late to finish feature not because of deadline but because they are excited to see project। तो मोटिवेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक कम्युनिकेशन होती है कि हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज इन टीम, वर्बल, रिटन और डिजिटल। ठीक है, डिजिटल आप स्लैक या जीरा, ये सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ईमेल्स कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन कल्चर होता है। फिर इफेक्ट्स कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अगर आपकी एंड इसकी एग्जांपल ये है कि जी मिसकम्युनिकेशन ड्यूरिंग स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कैन लीड टू डुप्लीकेट ऑफ वर्क। ठीक है, तो मिसकम्युनिकेशन के अपने प्रॉब्लम्स हैं जो कम्युनिकेशन से ही हल होते हैं। इसी तरीके से लीडरशिप है कि आप किस तरह की लीडरशिप जो है, लीडरशिप बेसिकली होती है कि इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग टीम मेंबर। स्टाइल होते हैं जैसे ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। ठीक है, गुड लीडर्स इंपावर, मेंटोर एंड सपोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से पावर पॉलिटिक्स होती है। पावर एंड पॉलिटिक्स, हाउ इन्फ्लुएंस एंड डिसीजन फ्लोज। ये इन इन इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस कैन आउटवेट फॉर्मल टाइटल्स। नेविगेटिंग ऑफिस पॉलिटिक्स एथिकली इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको पॉलिटिक्स हर जगह होती है। ठीक है, गुड पॉलिटिक्स भी होती है, बैड पॉलिटिक्स भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि बिहेवियर से आपको पता लगता है कि जी इफ इट इज प्रोडक्टिव एंड फॉर द बेटर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर लोगों को लेट डाउन करने के लिए तो नेगेटिव है। अच्छा, इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है जिसमें हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट प्रोडक्टिवली होते हैं। इसमें टाइप्स रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अगर किसी के दो ऑफिशियल काम पे कॉन्फ्लिक्ट है या किसी को वैसे किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करते हैं? स्ट्रेटजीज होती हैं, कॉम्प्रोमाइज होता है, कोलैबोरेशन होता है और अवॉइडेंस होता है। कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यार, इनका डिफरेंस है तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इफ इट इज इफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन देन उसको फिर रिजॉल्व किया जाता है कोलैबोरेशन के साथ, दोनों को बिठा के बात की जाती है। ठीक है, या ये कि जो एविडेंस है उसको जो एज इट इज है उसको उसी स्टेट में छोड़ दिया जाता है। एक और टेक्निक भी होती है कन्फ्रंट, के आपको प्रॉब्लम को बैठ के रिजॉल्व करना पड़ता है। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है टीम वर्क का। टीम वर्क का मतलब है वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर, जिसमें शेयर्ड गोल्स हैं, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, ये सारे टीम वर्क में आते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम आउट परफॉर्म इवन हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल वर्किंग अलोन। ठीक है, तो टीम जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। अच्छा, लीडरशिप स्टाइल जो है इन सॉफ्टवेयर टीम, जैसे मैंने देखा ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है। ऑटोक्रेटिक ये होता है कि द लीडर मेक डिसीजन विद लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम द टीम। वो मतलब जो मैंने कह दिया बस वो ही है। अब इसका फायदा ये होता है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग और बड़ा यूजफुल होता है इन क्राइसिस और विद जूनियर टीम। जूनियर टीम में उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं कैसे चलना है, तो आप उसको डिसीजन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं और वो काम करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि लो टीम मोरल, टीम का जो मोरल है वो लो होता है और लिमिटेड क्रिएटिविटी और एंगेजमेंट इसके अंदर आती है। जैसे इसके एग्जांपल है टेक लीड imposes strict deadline and assign tasks without team discussion, it may get the job done quickly but could hurt motivation। ठीक है, काम तो हो जाएगा लेकिन लोग शायद डीमोटिवेटेड हैं। दूसरा स्टाइल होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। डेमोक्रेटिक कहते हैं द लीडर इनकरेज टीम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि भाई आओ मिल के डिसीजन करते हैं। जिसमें डेमोक्रेसी होती है तो उसका फायदा ये होता है कि हायर एंगेजमेंट एंड ओनरशिप, क्योंकि हर बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो डिसीजंस की ओनरशिप लेता है। एंड मोर इनोवेटिव सोल्यूशन, कि जब ज़्यादा लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं तो बाज़ दफ़ा आपके बड़े अच्छे सोल्यूशंस जो हैं वो बनते हैं, प्रॉब्लम्स का रिजल्ट निकलता है। लेकिन इसका नुकसान कई दफ़ा ये होता है कि स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कोई ऐसा फैसला करना पड़ गया है जो कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो हर बंदा अवॉइड कर रहा है कि या दूसरा ही करे, तो उस तरह के सिनेरियो में स्लो डिसीजन मेकिंग हो सकती है। कैन बी क्योटिक इफ नॉट मैनेज वेल, मतलब अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। इन अ स्प्रिंट मीटिंग a team votes on best approach of to a feature, the lead value everyone's input and reach a group consensus। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, फिर एक स्टाइल होता है लेजी फेयर स्टाइल। ठीक है, लेजी लेस इज फेयर स्टाइल, सॉरी। द लीडर प्रोवाइड मिनिमल डायरेक्शन एंड लेट्स द टीम सेल्फ मैनेज, मतलब वो कहता है जी मैं आपको मेंटोर करूंगा, गाइड करूंगा, लेकिन आप फैसला खुद करो। ठीक है, टीम खुद मैनेज करती है। इसमें फॉस्टर इंडिपेंडेंस एंड इनोवेशन, मतलब आप एक टीम को
ऑटोनॉमी दे रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कि भाई आप एक चीज़ सोचें, किसी नतीजे पे पहुंचे और फैसला कर लें, ठीक है। अब इसमें ग्रेट फॉर द एक्सपीरियंस टीम मेंबर, कि जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो इसमें फ़ायदा होता है कि लोग जो है इसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि लैक ऑफ गाइडेंस कैन लीड टू कंफ्यूजन। अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है और पुअर कोऑर्डिनेशन का रिस्क इसमें रहता है। इसकी एग्जांपल ये है कि ए सीनियर डेव team is given general goal like build a prototype in 2 weeks and they decided how to organize split and task labor। ये इसकी एग्जांपल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि स्टाफ जो है वो हायर किस तरह से होता है सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। राइट सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इज चैलेंजिंग एज द मिस्टेक ऑफ सिलेक्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट हु इज नॉट फैक्ट सूटेबल वन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो सीवीज के अंदर अपना एक्सपीरियंस और सारी क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज स्किल्स शो करते हैं। सूटेबल कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा बेहतर जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड it is suggested that we should try to assess actual skill rather than past experience and provide training में good minor gap। अच्छा, सीवी जब भी आप बनाते हैं तो जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस स्ट्रांग है तो आप एक्सपीरियंस को ऊपर रखते हैं। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद आप लिखना चाहें तो आप एग्जेक्टिव समरी लिख सकते हैं। देन अगर आपकी क्वालिफिकेशन स्ट्रांग है, आप फ्रेश हैं, तो क्वालिफिकेशन पहले लिखें और फिर जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लिखें। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो पहले एक्सपीरियंस को लिखें, फिर अपनी एजुकेशन को लिखें और फिर स्किल को लिखें। अच्छा, इस तरीके से स्टाफ सिलेक्शन का जो जनरल प्रोसीजर होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनती है रोल की, फिर की जॉब होल्डर प्रोफाइल अपना क्रिएट करता है, जैसे आम बेशुमार ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। फिर ऑब्टेन एप्लीकेंट के लिए जो है कंपनीज सीवीज लेती हैं, उसको एग्जामिन करती है, टेस्ट इंटरव्यू होता है और बंदे को उसमें प्रोसेस में से गुजार के हायर कर लिया जाता है। अच्छा, जब बंदा हायर हो जाता है तो उसको ए टीम लीडर विल नीड ए प्लान देयर इंडक्शन इन अ वे इन वेरी केयरफुल। ठीक है, जो टीम लीडर होता है वो एक प्लान बनाता है उसके लिए कि वो टीम में किस तरह से जाएगा। नॉर्मली उसके लिए ओरिएंटेशन प्लान बनाता है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग असेस की जाती है। उसको ट्रेनिंग जो है कमर्शियल ट्रेनिंग कंपनी से बाहर से भी करवाई जा सकती है, या कोई सीनियर मेंबर भी उसको ट्रेनिंग कर सकता है कि हाँ इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से काम करना है। टूल्स जो लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी उसको ओरिएंटेशन दी जा सकती है। अच्छा, स्टाफ मोटिवेशनल थ्योरीज की अगर हम बात करें तो मैस्लोज थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, हेल्थ थ्योरी है, मैकलेन थ्योरी ऑफ नीड्स है। तो इस लेक्चर में हम मैस्लोज और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मैस्लोज थ्योरी ये कहती है कि Abraham Maslow suggested hierarchy of needs. According to him, when a lower level of needs is satisfied, then gradually a higher level of needs emerge। ठीक है, if these are satisfied, then another level is emerge। ठीक है, ये इसकी हायरार्की होती है। जैसे सबसे पहले जो लेवल वन है वो फिजियोलॉजिकल है कि जब आपकी सैलरी का फूड और हाउसिंग की नीड पूरी हो जाती है, फिर आपकी लीड सेकंड लेवल की नीड आ जाती है सेफ्टी की। इसी तरीके से बिलोंगिंग्स की, टीम इंक्लूजन, फ्रेंडशिप, देन एस्टीम, और लास्ट में जो होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, दैट इज पर्सनल ग्रोथ। यानी नीड्स आपकी ग्रेजुअली जो है वो चेंज होती हैं। इन प्रैक्टिस पीपल आर मोटिवेटेड बाई डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तो आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, डिफरेंट मोटिवेशंस हैं, ठीक है। सैलरी कई दफ़ा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आप सीनियर लेवल पर चले जाए तो सैलरी आपके लिए कम इंपॉर्टेंट होती है। आपके लिए इन्वायरमेंट और पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ओल्डर टीम मेंबर माइट प्ले, ये वही जो बात मैंने अभी की। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है अनदर मॉडल ऑफ मोटिवेशन डेवलप्ड बाय बॉम एंड हिज कोलीग illustrate that day to day ups and down of system affect motivation। कैसे? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड परसीव्ड वैल्यू, ठीक है। इसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है कि आपकी मोटिवेशन जो है वो डिपेंड करती है एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड परसीव्ड वैल्यू। ये तीन चीज़ें मिलके आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें अगर आपकी होती रहे, इसमें एग्जांपल ये है कि इफ ए जूनियर डेवलपर बिलीव दैट द लर्निंग न्यू फ्रेमवर्क विल हेल्प हिम टू परफॉर्म वेल एंड दैट परफॉर्मेंस विल बी रिवार्डेड। दोनों चीज़ें आएंगी, सीखने का उसको फ़ायदा भी होगा और उसको रिवार्ड भी किया जाएगा विद रेज और रिकग्निशन, दे विल बी हाईली मोटिवेटेड, ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस पे भी है रिवार्ड और सैलरी में इंक्रीज है। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है अप्लाई की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए।